हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं प्रशांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बिहार अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका पता होना चाहिए कि रेगुलर जो ये क्लास है 6:30 बजे मॉर्निंग में, जी हाँ दोस्तों, मतलब 6:30 AM में आपको ये क्लास आपको मिलती है, जो कि आपका वन लाइनर सीरीज के नाम से चल रही है और बहुत दिनों से ये चल रही है। जो 21,000 क्वेश्चनों का हमने कहा है कि आपको करवाऊंगा वन लाइनर के माध्यम से, जिसमें वन लाइनर ही नहीं, उसके सारे जो विशेषताएं होंगी, उससे जुड़े हुए जो विश्लेषण होंगे, उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं इससे आगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये जो अपना परिवार है अड्डा का, बिहार अड्डा 24/7 का, अगर आपने इस परिवार को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया आप जल्दी जाएं और इस चैनल पे आप तो हैं ही, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल आइकन का जो बटन होगा उसे भी आप जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन समय आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, चलिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप को डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या होगा मैं आपको कह दूं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बीपीएससी का जो एग्जाम है, ठीक है, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं, आपको 30 क्वेश्चन याद रखिएगा, 15+15। मैं 15+15 इसलिए कह रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे करके सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स जो है आपको 15-15 क्वेश्चंस ये आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। यानी 30 क्वेश्चन ईच डे आप जाकर वहां पर मॉक दे सकते हैं, जो कि बीपीएससी के करंट जो चेंजेस हुए हैं उसके आधारित ऑप्शंस भी मिलेंगे और अच्छे लेवल के प्रश्न भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं इस बात को पुष्टि कर देता हूं कि ये सारे जो प्रश्न जो यहां पर मिलेंगे आपको, वो सारे प्रश्न हमारे फैकल्टी के द्वारा ही बनाई जाती है। अर्थात जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूं तो साइंस से जुड़े हुए सवाल जो है उसे मैं ही बनाता हूं। अगर कोई अदर फैकल्टी कोई हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो उनके द्वारा ही बनाया गया ये सवाल होता है, किसी कंटेंट राइटर के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। तो उनके सवालों को देने का मौका मॉक टेस्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर मिल जाती है। तो आज ही जाए और अपने प्ले स्टोर से इसको जरूर डाउनलोड कर ले। चलिए, अगली बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि अभी जो वन लाइनर सीरीज है, इस वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं, इसमें जुड़े हुए जो सवाल होते हैं उसको वन लाइनर के माध्यम से हम लोग करने की कोशिश करते हैं और वन लाइनर के माध्यम से हम सारे सवालों को भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के सवाल क्या रहेंगे मुख्यतः अगर बात करें तो अभी जो चल रही है हमारे बायोलॉजी से संबंधित सारी चीज़ें चल रही है, जिसमें आपको सारा कुछ यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें एक एक पार्ट के बारे में भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, इससे आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसका मैंने पहले भी सब चीज़ बता दिया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस सब पे भी चर्चा करेंगे, एनिमल स्ट्रक्चर, और जिसमें मैंने आपको इसके शुरुआती तौर पर इसके जो जुड़े हुए सवाल थे उसको हमने किया था कल की क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास में इससे आगे चलते हैं और पहले सवालों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे, ना केवल आगे बढ़ाएंगे बल्कि इसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी सवाल आते हैं उस पर भी विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना बढ़िया से इस चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर करके, लाइक करके दोस्तों के साथ साझा भी आप जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि कोशिकीय और अकोशिकीय कोशिका क्या होती है। मतलब कैसी कैसी की बात कर रहे हैं, कह रहा है कोशिकीय और अकोशिकीय अर्थात सेलुलर। ठीक है, यहाँ पर कोशिकीय हो जाए, जब हम बात करते हैं कोशिकीय जीव का तो एक कोशिकीय जीव है और एक बिना कोशिकीय जीव की बात करते हैं अकोशिकीय। कोशिका क्या होती है, कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो हमने कल भी चर्चा किया था। कोशिका किसे कहते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हम किसी भी जीवों का, उसे हम कोशिका कहते हैं और कोशिका ही हमारा सारा कार्य जो है संपादित करती है। इस बात को जानते हैं, यहां तक सभी लोगों को पता होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब सवाल आता है कि कोशिकीय और अकोशिकीय क्या होता है। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, जिसके शारीरिक संगठन में आप यहां पे कह सकते हैं कि जिसके शारीरिक संगठन में एक भी कोशिका पूर्ण रूप से उपस्थित ना हो, उसे हम अकोशिकीय कहते हैं। याद रखिएगा,
अकोशिकीय, क्या कहेंगे उसे हम अकोशिकीय कहते हैं। ध्यान से समझे, अकोशिकीय, अकोशिकीय कहते हैं। अब अकोशिकीय कहते हैं, इसका अर्थ क्या निकल के आया, मतलब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कोशिका के स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए, मतलब सेल का जो निर्माण हो रहा होता है, सेल के स्टेज, सेल की अवस्थाओं पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, यानी कि उसमें सेल जो है पूरी तरह से डेवलप्ड भी नहीं हो पाता है और सेल के निर्माण तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि अकोशिकीय जीव कौन कहलाएंगे, सवाल सीधा पूछ दे, क्या इसमें आप में से कोई है ऐसे? अगर आप होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सवाल आपसे कह दे कि अकोशिकीय कोशिका वाले जीव जो हैं वो इनमें से कौन से होंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि अकोशिकीय कोशिका वाले जीवों के विषय में जब चर्चा की जाती है तो उसमें आप वायरस को सबसे पहले रखिए। वायरस, जी हाँ दोस्तों, क्या वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती? तो देखिए, मैं एक स्टेज की बात करता हूँ, यानी कि कोशिका के बनने के भी चरण होते हैं। अगर मैं इस चरणों को बांटूं 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5, यानी कि जो 5वें चरण तक पहुंच जाता है वो पूरी तरह से कोशिका कहलाता है। लेकिन जबकि अगर आप बात करें वायरस का, वो तीसरे चरण आते आते ही उसकी वायरस की जो है ना पुष्टि हो जाती है, वो 5वें चरण तक पहुंच नहीं पाता है। तो जो पूरे चरणों तक पहुंच नहीं पाएगा वो उससे हम कोशिका किस रूप में कहेंगे? तो अर्थात यहाँ पर सारी चीजें समझ में आने से पहले अकोशिकीय क्या होता है ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ऐसे जीव जिसके संगठन में किसी भी कोशिका का, ठीक है, निर्माण नहीं है, अर्थात उसमें एक भी कोशिकाएं नहीं है, इस प्रकार के जीव को हम अकोशिकीय जीव कहते हैं। और उसके जीवों में अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, कोशिका में कौन सा, तो वायरस की बात हम लोग कर देंगे। यहां तक चीजें तो समझ में आ गया होगा, अकोशिकीय जीव क्लियर हो गया होगा। तो अकोशिकीय कोशिका यानी कि या अकोशिकीय जीव कौन सा होगा, क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो सवाल है कि कोशिकीय किसे कहेंगे, तो सीधा इसके अपोजिट पर बात करते हैं कि वैसा जीव जिसके शारीरिक संगठन में, कोशिकीय जीव की बात कर लिया जाए कि वैसा जीव जिसके शारीरिक संगठन में कोशिका का ही, ठीक है, वर्चस्व हो या कोशिका का ही अधिकतम मात्रा उसमें मिलना हो या कोशिका से ही वो जीव उत्पन्न हुआ हो। जैसे कि आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हम बात कर लेते हैं कि क्या अगर इसमें बात किया जाए तो क्या हम मछली की बात कर लें, चलिए मछली की बात कर लें, कोई इंसेक्ट्स की बात कर लें, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े की बात कर लें, या आप जितने भी आप ह्यूमन हैं इसकी बात कर लीजिए, ठीक है, या आप सीधा कह सकते हैं कि चाहे वो प्लांट हो जाए चाहे वो एनिमल्स हो जाए, ठीक है, प्लांट हो जाए चाहे एनिमल्स हो जाए, ये सारे किस चीज के बने हुए होते हैं, तो ये सारे जो हैं कोशिका के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, इसलिए इसे कोशिकीय जीव कहेंगे। बस इतना छोटा सा बात था जिसको आपको समझना है। अगला है, कहता है कि कोशिका का मुख्य 3 घटक कौन कौन से हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कोशिका का 3 घटक कौन कौन सा है। यहां कंफ्यूज करोगे कि सर इसमें घटक की बात कहां से आ गई, तो ध्यान रखना आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कोशिका का बहुत सारा घटक हो जाना चाहिए था सर, ठीक है, हम भी मानते हैं कि आप अगर इस बात को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर बहुत सारे घटक जो हैं कोशिका के हो जाने चाहिए था, ठीक है, जैसे आपके अनुसार कहिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है, वैक्यूल्स है, ठीक है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीजें आप कहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए कि कोशिका के मुख्य रूप से कितने घटक जो है वो कोशिका के मुख्य रूप से होते हैं, तो जब ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कोशिका का जो मुख्य घटक होता है वो कौन कौन सा होता है। तो देखिए किसी भी कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी, जैसे ये सेल है हमारा, तो सेल का मुख्य रूप से हमारा 3 घटक जो होता है वो मुख्य रूप से होता है। अब वो 3 घटक कौन कौन सा है, ठीक है, उसको समझने की बात करते हैं। अगर आप कहो कि सर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, या मैं आपको फिगर वाइज करके दिखाऊं, ठीक है, चलो फिगर वाइज करके ही मैं आपको दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये हमारी सेल है, ठीक है, तो इस सेल में कहते हैं सेंट्रियोल है, वैक्यूलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइक्रोविली है, लाइसोसोम है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्स है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। तो या आप यहाँ पे देखें न्यूक्लियस है, ये सब कुछ जो है ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स है, अर्थात ये कोशिका के अंग है। ये क्या है, कोशिका के अंग हैं। अब इसमें 3 मुख्य घटक कौन सा है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि इसमें 3 मुख्य घटक जो है वो कौन सा होगा। तो देखो इसमें 3 मुख्य घटक जो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जब सवाल निकल के आता है तो इसमें समझने का थोड़ा सा हमें प्रयास करना चाहिए। जब भी आपसे सवाल ऐसे पूछ दे कि इसमें 3 मुख्य घटक कौन सा है, तो एक तो हमारा न्यूक्लियस होगा, एक क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा, याद रखिए एक न्यूक्लियस होगा। दूसरा जो होगा उसे हम कहते हैं भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या आप यहां पर देख लीजिएगा इसमें जो बाहरी परत है, बाहरी परत की बात करें, चलो यहां पर लिख के बता दूं तो आपको ज्यादातर समझ में आएंगी चीजें। जो मुख्य घटक की बात करता है तो कोशिका में अगर हम मुख्य घटक पर चलते हैं तो एक तो हमारा ये जो न्यूक्लियस है, अर्थात एक घटक हमारा
केंद्रक हो जाएगा, जो मुख्य घटक के रूप में आता है। ठीक है, अब केंद्रक के अंतर्गत देखते होंगे किसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, कहेंगे हाँ लिक्विड भरा हुआ होता है। और ये जो है ना एक लेयर झिल्ली तरह होता है, एक बाहर से झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, तो इसे आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हो, सेल मेम्ब्रेन कहते हो। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन या इसी को आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर दें, न्यूक्लियस कर दें, और इसमें जो लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तो इस पूरे लिक्विड को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता, अर्थात इसे आप कहते हो जीव द्रव्य। क्या कहते हो, जीव द्रव्य कहते हो। तो ये तीन चीजों जो है, ये तीन चीज कोशिका की मुख्य घटक में शामिल होता है। मेन फैक्टर ऑफ द सेल की बात जब कहा जाए, थ्री मेन फैक्टर्स कौन होगा, तो एक हम कहेंगे न्यूक्लियस होगा, एक क्या होगा मित्र, कहेंगे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा हमारा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या कि सब में जितनी भी लिक्विड है, चाहे वो लिक्विड साइटोप्लाज्म, देखो प्रोटोप्लाज्म जो है ना, यही आपके तीन पार्टों में बटे होते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी टोटल की बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट, तीन है माफ करना, दो पार्ट में प्रोटोप्लाज्म जो है बटे हुए होते हैं। कहोगे कौन कौन सा, तो देखो ये सेंटर से और इसके बीच में जो लिक्विड है, कहाँ, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इसके जो झिल्ली है, ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया, और न्यूक्लियस के अंतर्गत इसके अंदर जो यहाँ पे पानी जैसी द्रव जैसी पदार्थ जो पाई जाती है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, अर्थात इसे केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं, और इसे कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। कोशिका द्रव कहाँ से कहेंगे, कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव पाई जाती है उसे हम कहेंगे कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाई जाती है उसे कहेंगे हम लोग केंद्रक द्रव। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हम इसे कहते हैं। तो ये जो पूरा अर्थ है, इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपसे प्रश्न किया गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या क्या होती है। सबसे बड़ी चीज है, यहां से प्रश्न पूछा गया और प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब हम प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, तो दोनों को एक ही साथ हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जब सवाल आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो देखो पहले चीज कल भी हमने चर्चा किया था कि डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर जो कोशिका का विकास हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर जो कोशिका है उसे दो भागों में बांटा गया। दोनों सवालों को हम लोग एक बार में लेकर चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक की बात कहा जा रहा है और यूकैरियोटिक कोशिका की बात कही जा रही है। तो हमने क्या कहा कि दोनों कोशिका के आधार पर लेके चलते हैं, तो दो प्रकार की कोशिकाएं निकल के आती हैं। एक तो हमारा हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कहते हैं यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देखो प्रो का मतलब यहाँ प्रिमिटिव की बात याद रखना है। क्या, प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन है और ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, आप इसे कहना अविकसित कोशिका। कैसे, अविकसित की बात कर देना। जबकि इसमें आते हैं ये पूरी तरह से नवीन कह दो, ठीक है, और ये क्या है, विकसित कोशिका है, अर्थात ये पूरी तरह से डेवलप्ड है, पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं होती हैं। कौन, यूकैरियोटिक। जबकि हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। क्या रीजन है, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी सभी लोगों को, ठीक है भाई। अब देखो कोशिका जो होता है, जब प्रोकैरियोटिक की बात करोगे, अब कहोगे सर कैसे विकसित होगी, कैसे नहीं होगा, तो इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये आपके 5 से 10 माइक्रोमीटर की जो है ना, ये इसके बीच इसकी साइज होती है, ठीक है, बहुत छोटी होती है, याद रखना इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। जबकि इसकी बात करो यूकैरियोटिक की, 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक की इसकी साइज होती है। मतलब समझ लो कि कितनी बड़ी इसकी साइज होगी। मतलब सीधी सी बात है भैया, बहुत बड़ा हुआ है, इसका अर्थ है साइज के आधार पर ही कि ये पूरी तरह से डेवलप्ड होगा, ये क्या है, अनडेवलप्ड होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो है, केंद्रक या केंद्रकाय, यहां पे अगर बात करोगे तो इसमें जो केंद्रक है उसका अभाव होता है, ठीक है, केंद्रक कह दो, केंद्रकाय कह दो, ठीक है, केंद्रकाय कह दो, इसका क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। जबकि इसमें बात करते हैं तो इसमें ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आपको फिगर पे भी मैं बताऊंगा दोनों की बहुत सारी विशेषताएं और दोनों पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं, इस पर भी बातें हम लोग करेंगे। तो पहले आपको क्या क्या विशेषता है, तो एक एक विशेषता पर लेकर चलेंगे, विथ फिगर लेकर चलता हूं तो आपको ज्यादा सही रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट जो है ना क्लास का ले लिया करें, इसको ध्यान से सुना करें, समझा करें, तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पे। आइए
आपके सामने ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो कोशिका है ये हमारा किसका, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, मैंने ऐसे आपको इसमें दिखाने का प्रयास किया है। आप देख रहे होंगे कि यहां से ये जो पूरी कोशिकाएं हैं ये पूरा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये वाली जो देख रहे हो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और ये जो देख रहे हो ये यूकैरियोटिक कोशिका है। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गन्स है ना वो अलग अलग आपको देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग। और इस ऑर्गन मतलब ये अंग है, कोशिका का क्या है, अंग है, क्योंकि अब जो डेवलप्ड होगा उसमें अलग अलग प्रकार के जो अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित होगी। लेकिन आप इसमें देखो कि कोई अंग नहीं, एक धागे नुमा बस संरचना है और छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप देखो कि क्या क्या नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या है, अब दोनों की विशेषता भी और दोनों के बीच में अंतर भी हम लोग यहीं से जान लेंगे कि क्या होती है और क्या नहीं होती है। आप देखें यहां पर क्या है, कोशिका की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। क्या इसमें कहीं पर भी देखिए न्यूक्लियस उपस्थित है, कहेंगे नहीं। पहला अंतर ये भी कि जो ये यूकैरियोटिक है मतलब विकसित है, तभी इतनी सारी चीजें इसमें हैं। विकसित का मतलब क्या, सारा चीज जो है उसमें उपस्थित होगा। और ये क्या है, अविकसित है, ठीक है, अविकसित है यूकैरियोटिक में, तो इसमें न्यूक्लियस होती है जबकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। बहुत अच्छा। दूसरे की बात करते हैं, इसमें न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियोइड होती है, मतलब धागे रूपे नामी जो ये संरचना है, बस धागा रूपी संरचना होती है, इसी से इसका विकास उकास जो भी हो रहा है इसी के माध्यम से हो रहा है। इसमें न्यूक्लियाइड होती है, क्या होती है, न्यूक्लियाइड होती है। जबकि आप देखेंगे ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर, इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक और केंद्रिका दोनों जो है, केंद्रक और केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है। ये वाला पार्ट दोनों इसमें उपस्थित है। आगे देखेंगे राइबोसोम, देख लीजिए राइबोसोम जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा राइबोसोम, ठीक है। ये जो हरी हरी जो देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी हरी कह रहे हैं, पीली पीली सी, ये क्या है, राइबोसोम है। और इसमें एकदम छोटे छोटे से आपको देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है वो लिक्विड इसमें भी है और इसमें भी वो लिक्विड होता है। लेकिन राइबोसोम में अंतर आपको देखने को मिलेगा। कैसे अंतर, इसमें जो है 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा प्रकार का, 70S। जबकि इसमें अगर आइएगा तो इसमें 80S, कितनी की बात करेंगे, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। याद रखना, राइबोसोम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस की बात करते हैं। और राइबोसोम इसमें कहां पाया जाता है, कौन निर्माण करता है, तो आपको पता होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, जो कि इसमें आप सही से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख रहे हो ये वाला जो पार्ट हम कहते हैं कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इसमें कहीं भी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलता है। आगे की बात कर ले, इसमें सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि चारों तरफ का जो आवरण है, जो झिल्ली है, इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। लेकिन बहुत ही ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखोगे अंतर जो होता है ना, अंतर की बात कर लो, दोनों को एक बार देखना। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है सभी लोगों को, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब देखो केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक झिल्ली किसमें होगा, केंद्रक इसमें पाया जा रहा है तो केंद्रक यहां होगा तो इसकी झिल्ली भी होगा, मतलब न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है इसमें उपस्थित होगा, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। 70S प्रकार का, उसमें मैंने कह दिया 80S प्रकार का, ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुका होगा। माइट्रोकांड्रिया होता है क्या नहीं होता है, आप देख के बता सकते हैं। तो क्या इसमें माइट्रोकांड्रिया कहीं दिख रहा है, कहेंगे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, माइट्रोकांड्रिया उपस्थित होता है। जब हम बात करते हैं तो ये रेड वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये रेड वाला जितना है ये क्या है, इसका माइट्रोकांड्रिया है। अर्थात इसका जो श्वसन होता है, इसका श्वसन किससे होता है, कहेंगे माइट्रोकांड्रिया के हेल्प से इसका श्वसन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कैसे होता है, तो हमने कहा कि माइट्रोकांड्रिया उपस्थित होता है और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो दोनों में अंतर होगा ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, उसकी सहायता की बात करेंगे, क्या किसकी सहायता करेंगे, जो श्वसन होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें पाया जा रहा है। ये जो प्लाज्मा देख रहे हो, प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, श्वसन का काम किससे होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसमें श्वसन किससे होगा, तो इसमें श्वसन हो रहा है माइट्रोकांड्रिया के माध्यम से। किससे, माइट्रोकांड्रिया के माध्यम से श्वसन का काम होगा। जबकि इसमें श्वसन पूछा जाए तो हम कहेंगे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से होगा। किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से इसमें श्वसन का कार्य होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो है आपको समझना चाहिए। अगली बात अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई देखो केंद्रिका नहीं है, कशिकाम नहीं है, लाइसोसोम पाया जाता होगा, इसमें से किस में लाइसोसोम पाया जाता है, तो लाइसोसोम किस में उपस्थित होगा, इसमें लाइसोसोम उपस्थित होगा। लेकिन इसमें लाइसोसोम उपस्थित होगा क्या, कहेंगे नहीं भाई, इसमें लाइसोसोम जो है अनुपस्थित होगा। तो हम दोनों की विशेषताओं को भी देखेंगे, इसकी सारी चीजों को देखेंगे। पूरी तरह से डेवलप्ड कोशिकांग जो है ये पूरी तरह से होंगे, इसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं हो रही होगी।
आगे बढ़िए। आगे एक दो सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान आसान से सवाल है। चलिए उन सवालों पर देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल है आपके लिए, एक सिंपल सा सवाल है। तो ये मुख्य अंतर क्या है, तो अंतर पर भी हमने चर्चा कर लिया कि दोनों में अंतर क्या होगी, कोशिकांग जो है उसमें उपस्थित है। अच्छे, ये सारे सवाल तो अभी क्लियर हो ही गए। आपसे पूछा जा रहा है कि विषरण क्या होता है, क्या आप सभी लोग जानते हैं? सवाल यहां से पूछ दिया जाए विषरण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? विषरण के विषय में क्या सवाल का उत्तर हो सकता है? चलिए, कोई बता सकते हैं तो बताइए हमें। ठीक है, विषरण की बात कहा गया है, जल्दी से बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, विषरण यानी कि आपको कहा जाता है डिफ्यूजन के विषय में। किसके विषय में प्रश्न किया गया? डिफ्यूजन के विषय में। अब डिफ्यूजन मतलब विषरण की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अर्थात हम सांद्रता की बात करते हैं। और सांद्रता कैसी भाई? तो सांद्रता कैसी? तो जो अगर पदार्थ की जो गति है उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गति। ठीक है, मतलब आप कह देंगे कि एक प्रकार की मोशन हो रही है, एक प्रकार से गति हो रही है। बहुत अच्छा, पदार्थ की जो है गति हो रही है। कोई भी पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ में यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई गति हो रही है। कैसी गति हो रही है? उच्च सांद्रता से किधर की ओर हो रही है? निम्न सांद्रता की ओर हो रही है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विषरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषरण करते हैं, अर्थात उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं कि उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले की ओर गति। जैसे कि प्रेशर हमेशा कैसे रिलीज होता है? हाई से लो चलता है। आप कहें टेम्परेचर कैसे चलेगा? हमेशा हाई से लो चलता है। बिजली कैसी चलती है? तो हमेशा हाई से किधर चलती है? लो चलती है। उसी तरह से अगर किसी पदार्थों में मान लीजिए कि मूवमेंट हो रहा है, अगर उस पदार्थों की है ना, पदार्थों की गति जो है, पदार्थों की जो मोशन है वो किधर होगा? तो हम कहेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या होगा? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिफ्यूजन कहते हैं। अब सवाल इसमें बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे सवाल कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? ठीक है, अब कहोगे सर ऐसे सवाल कैसे आ सकते हैं? तो याद रखना कि जो जल होता है या अगर हम बात करते हैं गैस होता है, जल और गैस के आदान प्रदान में, ठीक है, आदान प्रदान में सहायक कौन सा होगा? तो हम कहेंगे यही डिफ्यूजन जो होता है, जल और गैस का आदान प्रदान में। जैसे कि हम गैस छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना। ठीक है, कुछ कोशिका जो है अगर हम बात करें तो वहां से वो जो आदान प्रदान सारी चीजें हो रही हैं वो किसके माध्यम से होती हैं? डिफ्यूजन अर्थात विषरण के माध्यम से ही ये सारी चीजें होती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। CO2 O2 का जो हम गैसों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे जीव हैं, तो आप कह सकते हैं कि उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। वो क्या है? मिश्रण होती है। इसका ख्याल रखेंगे। क्लियर हो चुका है? ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता जा रहा हूं। एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि आप कमेंट में इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। अब वो सवाल है क्या, उसको आइए। वो सवाल आपके लिए है, कहता है प्रासरण क्या होता है? प्रासरण क्या होता है? इसे आप कमेंट में अच्छे से आंसर लिख दीजिएगा। अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किन्होंने आंसर लिखा है। साथ ही साथ मैं अंग्रेजी इसकी बात कर दूं तो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखना, ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ऑस्मोसिस? प्रासरण क्या होता है? विषरण तो हमने बताया, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलता है, एक मूवमेंट होता है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है, जल के आदान प्रदान में सहायक होता है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं तब। तो अब अगला सवाल है प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप प्लीज जो कमेंट बॉक्स है ना, उस कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जो है, ऑफलाइन कमेंट आप अपना उत्तर इसमें लिखिएगा। ठीक है साथियों, ये आपको जरूर लिखना है। कम से कम इसके माध्यम से हम फिर और ज्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उस इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं हम लोग। अब उस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आपको पता है कि अभी बिहार बीएड के लिए, ठीक है, बिहार बीएड के लिए जो अपना अड्डा परिवार है वो एक क्रैश कोर्स ला रही है। आपको पता होगा कि अभी बिहार में बीएड जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और अभी फॉर्म फिलअप हुआ है। तो अगर आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो क्रैश कोर्स आपकी स्टार्ट हो रही है 21 मार्च से, तो आप अभी जाए प्ले स्टोर पर, वहां से, ठीक है, जो आपका अड्डा एप्लीकेशन है, अड्डा 24/7 का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद वहां पर स्टेट वाले एग्जाम्स में जाए, बिहार पर जाकर वहां पर देखेंगे तो इस प्रकार के प्रीव्यू वाले आपको सारी चीज वहां दिख जाएंगे और आप यहाँ
बिहार बीएड वाले पर जाकर क्लिक करके वहां से ये बैच आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने तक्षशिला बैच अभी तक नहीं लिया है तो आप तक्षशिला बैच जो है इसे आप ले सकते हैं। और ये जो तक्षशिला बैच है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपके अब 4 अप्रैल से ये बैच जो है आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। 4 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप तक्षशिला बैच से जुड़ सकते हैं। इन सभी पर आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप इस पर, ठीक है, आप ये बैच ले ले चाहे ये बैच ले ले। अगर आपने कोड यूज कर लिया है Y668 का, अगर आप कोड यूज करते हैं तो जो इसकी प्राइस है वो आपके लगभग 77% ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करूं 77% ऑफ हो जाएंगे। ये बैच केवल और केवल आपको 735 रुपये में मिल जाएगी, जबकि इस बैच की बात मैं करूं तो ये आपको 1760 रुपये में ये बैच जो है आपको मिल जाएगी जब आप कोड का यूज करते हैं Y668 का, ठीक है। तो आइए फिर हमारे साथ जुड़िए और इस बैच से आप जरूर जुड़े कि जितने भी विद्यार्थी अगर बिहार बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है कि आप इसके साथ आ जाए, क्योंकि जब तक आप एंट्रेंस नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी एडमिशन नहीं होगी। और आप जानते हैं बिहार में बहुत सारे शिक्षक की बहाली होने वाली है, तो पहले आप एंट्रेंस निकाल के बीएड कर ले, उसके बाद ही तो आप उस बहाली का हिस्सा बन पाएंगे। तो आप चाहते हैं तो जल्द ही इस बैच को आप ले ले, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।